भैया जी, देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज बात होगी कश्मीर पर। कुछ बड़ी खबर आने वाली है, कुछ बड़ा हो सकता है, ये बार बार कहा जाता है। और खास बात यह है, और जिसे मैं कम से कम यह कहता हूं कि राजनीतिक गलियारे से यह सुगबुगाहट है, ये बड़ा हो सकता है। जब राजनीतिक गलियारे से हो, और ये बार बार कहा जा रहा था, मुझे ठीक से याद है कि जब 370 हटा कि राजनीतिक शुरुआत या पहल होनी चाहिए, तो अगर कहीं ये शुरुआत है तो ये बड़ा कदम है, और कहीं ना कहीं कोई पहल अब दिखाई पड़ रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, जिनका मैं स्वागत करूंगा, जो कि कुछ कश्मीर से भी हैं। हमारे साथ पीडीपी से हरबख्श सिंह साहब जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। माजिद हैदरी साहब जुड़ेंगे, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ सुशील पंडित, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। के शर्मा साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ। और सलमान निजामी साहब, नेता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। 24 जून को तमाम राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है, और ये जो न्योता है, ये जो दावत है, ये इस तरफ इशारा कर रही है कि कुछ हलचल पॉलिटिकल कॉरिडोर में हो सकती है। हालांकि सिर्फ अभी अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन ये अंदाजा क्योंकि पॉलिटिकल कयास है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई शुरुआत दिखाई पड़ सकती है या दे सकती है। मैं सबसे पहले के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। के शर्मा, अगर ये शुरुआत है और शुरुआत हो रही है, पॉलिटिकल कॉरिडोर से शुरुआत हो रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि बड़ी खबर क्या हो सकती है। चुनाव को लेकर लोगों के कयास हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर कयास हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से बातें की हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एक ओपनिंग रिमार्क आपका, फिर हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। प्रतीक भाई, आपने स्वयं ही एक बात शुरुआत में ही अपने कही कि ये राजनीतिक हलकों से एक खबर आ रही है, और हम भी सुन रहे हैं। और बाकी वास्तविकता क्या है, ये क्या एजेंडा होगा, बैठक कब है, कैसे है, ये सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी। लेकिन जो कुछ अभी सामने है, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी से जो उपराज्यपाल महोदय की जो चर्चा हुई है, यदि उसका बेस देखें तो अभी जैसा स्पष्ट गवर्नर साहब ने ही कहा है कि कोरोना की स्थिति को लेके वहाँ चर्चा हुई है, वहाँ के विकास कार्यों को लेके चर्चा हुई है, और साथ ही वहाँ की राजनीतिक सामायिक परिस्थिति को लेके भी वहाँ पर, और साथ ही सारी कानून वगैरह व्यवस्था को लेके चर्चाएं हुई हैं। तो ये चर्चा जो अभी स्पष्ट है, जो बातें सूत्रों के माध्यम से या मीडिया वर्क से आई हैं, वो ये है कि आगे जो बैठक होगी उसमें कई लोग, दलों को, सबको बुलाया जा रहा है और बातचीत होगी राजनीतिक परिवेश के ऊपर में। तो ठीक है, अभी तो उस दिन बैठक होगी तो स्पष्ट होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मैं 2-3 बातें आपसे जरूर कहूँगा कि जब इस तरह का राजनीतिक विषय आते हैं तो हम अपने जो है कमिटमेंट की बात करते हैं। हमने निश्चित तौर से कहा है कि हम वहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम फिर से बहाल करना चाहते हैं, और वहाँ की सारी परिस्थितियाँ अनुरूप हो जाए तो हम निश्चित तौर से उस और सब परिस्थितियों का आकलन करते हुए वहाँ वो सब परिस्थिति हम लाएंगे। ये कमिटमेंट हमारा शुरू से रहा है, और मुझे लगता है जितनी जल्दी ये व्यवस्था उसमें आ जाए बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी वहाँ के आकलन सामने आएंगे, और जो भी अभी जो समीक्षाएं चल रही हैं, जिस तरह से गुपकार के शर्मा जी, जिस तरह से ये बात है कि गुपकार गठबंधन के जो 5 पार्टियां हैं उनको न्योता है, धारा 370 के हटाने के बाद पहली बार ये राजनीतिक चर्चा के लिए, क्योंकि जब आएंगे पॉलिटिकल पार्टी जब आएंगी तो राजनीतिक चर्चा जरूर होगी, और इस तरफ इशारा भी होगा, और इसमें बैठक में भी। तो एक कयास ये भी है कि चुनाव या चुनावी प्रक्रिया की तरफ क्या कुछ बातचीत हो सकती है, या उस तरफ बढ़ा जा सकता है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और नेता इस बार के लिए बार बार ये कहते रहे कि अगर सब 370 हट गया तो बहाली और शांति, सुकून तभी स्थायी हो सकता है जब पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे एक्टिव हो, जो कि बार बार लोग कहते रहे। के शर्मा नहीं, ये चीज़ें हैं बिल्कुल, इसमें कोई आप जो विषय रख रहे हैं। लेकिन देखिए प्रतीक जी, मैं एक प्रवक्ता हूँ पार्टी का, और एक सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। कयासों पे बात करना मेरे लिए कठिन है। कयासों पे वार्ता नहीं हो सकती हैं जब तक कई चीज़ें स्पष्ट रूप से आए ना।
लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो हमारे कुछ वहाँ कमिटमेंट हैं, जी हम भी चाहते हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि वहाँ पर परिस्थितियां अनुकूल होने के साथ ही हम वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन इसमें उन लोगों को सुशील भी, पंडित जी, और एक बात कह के खत्म करता हूँ, बस एक बात कह के खत्म करता हूँ कि देखिए वहाँ बहुत आवश्यक दो चीजें हैं, दो बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए प्रतीक जी। जब पिछली बार चुनाव की बात आई थी, पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं बढ़ी थी और सारी चीजें, तो वहाँ देखिए बहुत से दलों ने कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे, हम फलाना करेंगे, इस तरह की तमाम बातें उन लोगों ने की। और बाद में जब उन्हें लगा कि जमीन खिसक रही है तो चले भी आए। तो ऐसी भी परिस्थिति है। अभी अब राजनीतिक दल आते हैं, वो क्या बात करते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, वहां पर ये सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके साथ ही सारे निर्णय हो पाएंगे ना। सुशील पंडित जी, जी सुशील पंडित जी, सबसे ये बात बार बार कही गई जब 370 हटाई गई, उसके बाद से लगातार, हम पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे, आप भी हमारे साथ उस मंच में जब हम बात कर रहे थे तो आप थे हमारे साथ, तो हम ये जानना चाहते हैं, हम ये बात को समझना भी चाह रहे हैं कि क्या स्थिति माकूल है और ये कहा जा सकता है कि अब हम उस तरफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ें और स्थितियां नॉर्मल होती हुई नजर आ रही हैं, सामान्य, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं को लेकर बात थी, टेररिस्ट आउटफिट जो हैं उनको लेकर बात थी, स्टोन पेल्टिंग को लेकर जो आंकड़े हमारे सामने, बेहद कमी उनमें, तो ये सब चीजें जो थी नॉर्मलसी की तरफ तब और स्थायी नजर आएंगी जब हम पॉलिटिकल कैरेक्टर की तरफ जो होना चाहिए उसी तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप मानते हैं ये सिस्टम और ये स्थितियां इस समय माकूल हैं और इस तरफ बढ़ा जा सकता है? प्रतीक जी, एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जो दिशा तय की है वो केवल संवैधानिक और नीतिगत निर्णयों से तय होने वाली नहीं है, उसके लिए धरातल पर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। और वो क्रियान्वयन तब होगा जब वहां की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। आपने संवैधानिक परिवर्तन किए, राष्ट्रपति महोदय ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए और वहां पर कुछ ढांचे में एक सतही तौर पर परिवर्तन आया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए हैं, यूनियन टेरिटरी बन गई है, लेकिन वहां की ब्यूरोक्रेसी में, वहां के मीडिया में, वहां के एकेडेमिया में, वहां की लोअर जुडिशरी में, वहां की सिविल सोसाइटी में आज तक वही व्यवस्था बरकरार है। उन्हीं लोगों का शिकंजा कसा हुआ है। आज भी वो जब चाहे किसी पार्षद को मार देते हैं, किसी सरपंच को मार देते हैं, किसी पुलिस वाले को मार देते हैं, जब जहां चाहे एनकाउंटर कर देते हैं। तो ये परिस्थितियां कब बदलेंगी? ठीक है, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, सुशील जी, देखिए सुशील जी, जाना तो पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के तहत ही होगा। और मैं बहुत बहुत विनम्रता के साथ कह रहे हैं, आप जानकार हैं उस विषय के, लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, जाना तो पॉलिटिकल सिस्टम के, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ही तहत होगा। ये सारे लोग हैं, ये एक एनवायरनमेंट है वहां पे, ऑफ कोर्स आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपका अपनी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपकी राय को हम सर माथे पर रखते हैं, लेकिन उसकी बहाली में, एनवायरनमेंट की बहाली में जिसकी तरफ आप इशारा करें, पॉलिटिकल सिस्टम ही काम करेगा और वही वो ला पाएगा स्थितियां। इससे आप सहमत हैं या नहीं, या अभी भी मानते हैं कि नहीं, अभी दुरुस्त नहीं है स्थितियां? नहीं प्रतीक जी, उन्हीं लोगों के भरोसे जिन्होंने कश्मीर को रसातल में मिलाया, उनके माध्यम से ये सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। जिनको आपने संसद के पटल पर गालियां दी हैं, आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी तरफ से हिंसा की आशंका में आपने उन्हें नजरबंद किया है, जिन्होंने कश्मीर को 70 साल में तरसा तरसा के स्थिति पे लाया है कि वो आज जिहाद के हवाले है, वहां से एक जेनोसाइड हुआ है, आप उन्हीं लोगों के माध्यम से लोकतंत्र की बहाली करेंगे? जो कल तक हवाला के रैकेट चला रहे थे, जो कल तक हुर्रियत की पैरवी कर रहे थे, जो कल तक दहशतगर्द तंजीमों के साथ आंख मिचौली खेल रहे थे, जो पाकिस्तान की पैरवी करते हैं आए दिन, जो कहते हैं कि चीन के माध्यम से 370 लेंगे, आप उनमें से हृदय परिवर्तन करवाकर उन्हीं के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की बहाली चाहेंगे, तो अंतर कैसे आएगा? बदल क्या होगा फिर? आप अगर ग्रासरूट डेमोक्रेसी में जाते हैं, नई लीडरशिप पैदा करते हैं, नया तौर और तरीका लाते हैं, तब तो बदल की गुंजाइश है। लेकिन उन्हीं लोगों के माध्यम से जिन्होंने कश्मीर को खूंरेजी में सर से पांव तक सराबोर किया है, आज आप किस सूरत में आप उनसे ये उम्मीद और तवक्को लगाते हैं कि वही ठीक करेंगे? माजिद हैदरी,
माजिद हैदरी हमें दिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका माजिद हैदरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं जानना चाहता हूं, आज उसी के बाद बड़ी खबर की तरफ इशारा है। 24 तारीख तो एक बड़ा कुछ हो सकता है, ऐसा अंदाजा है। और अगर मैं इसको मानूं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, बातचीत की तरफ एक पहल हो सकती है, या सिर्फ एक हल्की सी सुगबुगाहट भर भी है, तो भी मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन अभी आपने सुशील पंडित जी को सुना। सुशील पंडित जी कह रहे हैं कैसे तवक्को कर लें आप पे, वो सिस्टम पे कैसे तवक्को कर लें जिसमें ऊपर से नीचे तक वही लोग बैठे हुए हैं, उनसे कैसे डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की आप तवक्को कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं। जो वहां पे कत्लेआम करते रहे हैं, जो सिस्टम को ही खत्म करते रहे हैं, आप उनसे तवक्को कर रहे हैं, उनसे आप ये आशा कर रहे हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू ला के देंगे। आजाद साहब जी जी देखें भाई, बात यह है कि सुबह का भूला लोग तो उससे भूला नहीं है। ये मैं भूले की मिसाल भाजपा के लिए कह रहा हूँ कि भाजपा का मार्गदर्शन इस पद पर चलना चाहिए था, तो अच्छी बात की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि भारत एट द एंड ऑफ द डे लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतांत्रिक विषय पर ही बात, तो लोकतांत्रिक ताकतों की बात नहीं। लेकिन सुशील जी, माजिद भाई जरा थोड़ा सा, माजिद भाई थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम है। माजिद भाई ऑडियो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं, फिर वो हम अपने टेक्नीशियन से बोलते हैं, वो ठीक करते हैं। एंड देन आई एम कमिंग टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, मैं बिल्कुल आपके। सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ गए। प्लीज मैं अपने टेक्निकल स्टाफ से बोलूंगा कि अगर उसको, इंजीनियर से, कि अगर वो ठीक कर दें इनको तो बहुत बेहतर होगा। मैं सलमान निजामी साहब का बहुत स्वागत करता हूँ। सलमान निजामी साहब, अभी जिस तरह से सुशील पंडित जी ने कहा और जो सवाल मैंने माजिद हैदरी के पास रखा, वही सवाल मैं आपके पास लेके हाजिर हूं कि कैसे तवक्को करें, कैसे विश्वास करें। जैसा सुशील पंडित जी कह रहे थे, हमें तो नई लीडरशिप बनानी पड़ेगी और नई लीडरशिप लेके आनी पड़ेगी ग्रास रूट लेवल पे। जब तक तैयार ना हो तब तक आप कैसे विश्वास कर लेंगे, क्योंकि जुडिशरी तक से उन्होंने ये सवाल कर दिया है और वो कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम में, जब वैल्यूज में वही हैं लोग जिन पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो अब क्या विश्वास के कारण बन गए। सलमान निजामी साहब। देखिए प्रतीक जी, 2019 जब 5 अगस्त को आर्टिकल 370 रिवोल्ट हुआ तो हमने डिबेट की थी। बहुत से वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवाद खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, पैकेज मिलेगा। 2 साल में कुछ नहीं हुआ और आज वही मेन जिनको 2 साल पहले तो इनको पिंजरे में कैद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, आज 2 साल के बाद रियलाइज हुआ इनको बगैर जो है जब करने वाला नहीं है। इनको ये 2 साल में आतंकवादी समर्थक कहते हैं, पीडीपी, चाहे फारूक अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती को सेपरेटिस्ट कहा, क्या कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब इनको अपनी राजनीति करती है उस वक्त किसी पर आरोप लगाते हैं। आज जो है सिचुएशन क्यों है, ये किसका दबाव है? ये अमेरिका का दबाव है, ये सीक्रेट टॉक्स का आउटकम है जो ये चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम पहले दिन से कहते थे मेन स्ट्रीम जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनकी पार्टियों ने कुर्बानियां दी है इस देश के लिए। उनसे बातचीत करिए, उनको कॉन्फ्रेंस में लीजिए, पाकिस्तान को मौका मत दीजिए कश्मीर में घुसने का। आपने पाकिस्तान को मौका दिया और आतंकवाद खत्म नहीं हुआ और रोजगार मिला नहीं, जम्मू कश्मीर का बात किया। अगर 2 साल में ऐसी एक स्टेप लिया होता, उस वक्त जो भी बात करता था, मुझे याद है हमने जब बातचीत का इनको एक प्रपोजल दिया कि आप बात करिए, तो बोला नहीं आप पाकिस्तानी समर्थक हैं। आपको तो याद होगा प्रतीक जी, आज वो पाकिस्तानी समर्थक नहीं जिनसे आप बातचीत करना चाहते हैं। तो इनकी हिपोक्रेसी, ये फेलियर है, ये कश्मीर को हैंडल करने का सबसे बड़ा फेलियर है कि आप 2 साल में फेल हो गए, तभी आज आपको उनसे बातचीत करने का जो है डिसीजन लेना पड़ा। इलेक्शन करवाइए जम्मू कश्मीर में, इलेक्शन होनी चाहिए। आपने एक एक्ट उठाया, 370 हटाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, के लोगों को पिंजरे में कैद किया, जेलों में, कई लोग अभी भी जेलों में। तो आज इनको रियलाइज है कि हमसे कश्मीर जो है संभाल नहीं पा रहे हैं हम। आज हालत जो है बद से बदतर हो गई है जम्मू कश्मीर। लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। एक बच्चे ने आत्महत्या क्योंकि उसके पिता को 2 साल में हालत खराब है जम्मू कश्मीर में। वहां ठीक है सलमान साहब, राइट सलमान साहब, सलमान निजामी साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात को मैंने सुना, बहुत ध्यान से सुना, और ये सवाल आपका जायज हो सकता है। और इस सवाल को मैं आ रहा हूं के शर्मा,
सलमान निजामी की यह बात तो जायज हो सकती है कि अब कौन से कारण हैं जब बातचीत के सामने आ गए, वो कौन सी चीजें सामने आ गई हैं जब बातचीत का पहल या बातचीत का मजमून तैयार होने लगा, तो वो कौन सी बातें हैं, क्या दबाव है? उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अमेरिकन दबाव है जिसकी वजह से आप बातचीत की टेबल पे, हालांकि अभी भी किसी को कंटेंट नहीं मालूम है कि बातचीत का क्या प्रपोजल है या क्या बातचीत है, लेकिन हाँ, अगर पहली बार बातचीत हो रही है 370 के बाद, तो कहीं ना कहीं कोई फिजा में तो कोई परिवर्तन है और या कहीं ना कहीं कोई खुशबू नजर आ रही है। जी के शर्मा साहब, मैंने पहले ही प्रतीक जी आपको ये बात कही थी, और सलमान निजामी तो पता नहीं कौन सा पुलाव खा रहे हैं, तो उनको ख्वाब देखना है तो देखें, ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं होती है। और बहुत सारे उनको तो बड़े सोर्स हैं उनके, अमेरिका वगैरह में सीधे ही बात कर लेते होंगे शायद वहाँ से कि आपका दबाव है और इनका दबाव है। ये सब झूठ बोल के अफवाह फैलाने वाला एक गैंग है, और अभी ये उसी के गैंग के वो भी बने हैं। तो खैर इनका काम ये है इस तरह कहना और इस तरह बोलना। वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो डेवलपमेंट के वर्क हुए हैं, यदि आप कहें तो मैं आपको वहाँ के पूरे डेवलपमेंट के एक एक काम बता सकता हूँ, कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिला है, कितना पैकेज वहाँ दिया गया है, कितनी औद्योगिक वहाँ पर सपोर्ट दिए जा रहे हैं, कितने एम्स आप 370 से पहले नहीं, आप एक काम करिए, क्योंकि इतना तो वक्त शर्मा जी इतना तो वक्त शायद बैठक में भी ना मिले किसी को, तो ये तो डिबेट का हिस्सा है। आप ये मुझे बता दीजिए 370 के पहले और 370 के हटने के बाद तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ, वो इस बैठक में रख दीजिए, लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ बातचीत बन रही है और अब पैटर्न तो रोड मैप तैयार है हमारा। नहीं, ये मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूं आपको कि 24 तारीख की बैठक के लिए, प्रतीक जी पहले ये क्लियर रखिएगा। मैं केवल आपको वो चीज बता रहा हूं जो 370 हटने के बाद हमने वहां पर डेवलपमेंट वर्क, ये जो केंद्र शासित वो बना, उस पे क्या काम हुआ है। तो मैं पहले एकदम जो पैकेज दिया केंद्र ने, पहले उसकी बात कर दूं। 22 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। अभी 7 जनवरी 2021 को औद्योगिक विकास के बढ़ावे के लिए 28,400 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी घोषणा की है अभी फिलहाल। इसमें केंद्र सरकार ने जो वहां की ग्राम पंचायत हैं उनके लिए जो कि 4,483 पंचायत को 366 करोड़ रुपए की राशि जो है डायरेक्ट उनके उसमें भेजी है विकास कार्यों के लिए। अब ये कहते हैं कि वहां कुछ हुआ नहीं। मैं आपको बताऊं 10,000 युवाओं को रोजगार योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। जम्मू कश्मीर में 2022 से पहले 25,000 नौकरियां बेरोजगारों को देने की अभी प्रावधान तय है। 1 लाख रोजगार का कार्यक्रम वहां पर सृजन करने जा रहे हैं। 10,000 अभी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 250 करोड़ रुपए फंड दिया है वहां पर। मैं शर्मा जी, माजिद हैदरी साहब बोले नहीं है पूरे आपको ठीक है 50 पूरा मोटे तौर पे ले लिया। सलमान निजामी एक बात क्या कि सलमान निजामी ऑफ कोर्स कर दूंगा एक बात जी जी एक मिनट दे दीजिए, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि ये भ्रम वहां पर फैलाना ठीक है। मैं एक बात से सहमत हो सकता हूं प्रतीक जी की, क्योंकि 1.5 साल जो है कोरोना के कारण से इसमें कुछ वेस्टेज हुए हैं। जितना अचीव करना की कोशिश थी पूरा हम वहां नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि वो आप समझ ही रहे हैं कि जब लॉकडाउन हो और ये हो तो क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन इसके बावजूद वहां के मैंने धन्यवाद करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कि वहां जितनी गंभीरता से उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं, यूथ के लिए काम किए हैं, गांव-गांव जाकर वहां पर जिस ढंग से आप के शर्मा जी मैं आपकी बात को, इतनी बड़ी बात को एक सेंटेंस में रख देते हैं। के शर्मा जी आपकी पूरी लंबी बातचीत को बहुत माजिद साहब के पास एक सेंटेंस में रख देते हैं। माजिद साहब, के शर्मा जी मौजूद है और सुशील पंडित जी ने कहा बातचीत तो अभी कैसे हो सकती है, बातचीत का कोई हिसाब ही नहीं बनता। पहले तो सारे सिस्टम में आप ही लोग बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जिन्होंने पहले सिस्टम को गड़बड़ किया, जिसको सिस्टम को सड़ाया, खराब किया, गलत किया, अभी तो वही लोग बैठे हैं, तो बातचीत कहां से हो जाएगी। के शर्मा जी कहते हैं उनके पूरी बातचीत का एक ही सेंटेंस कि मेरी नीति भी सही है और मेरी नीयत भी सही है, दोनों चीजें मेरी सही हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं,
लिहाजा हम काम करना चाहते थे। हाँ, कोरोना का पीरियड आ गया, लिहाजा इसमें हम नहीं उतना बेटर कर पाए, लेकिन 80,000 करोड़ का तो पैकेज मैंने दिया ही, 28,000 करोड़ का दिया, 10,000 बेरोजगारी का तो नवयुवक थे उनको भी लाइन पे लाने का काम किया हमने। माजिद हैदरी जी, देखें प्रतीक भाई, जो शर्मा साहब ने कहा मेरी नीयत भी सही, नीयत भी सही, मैं उसे इन शब्दों में कहूंगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। आज के इस मंच पे मैं उसे भाजपा कहूंगा, क्योंकि जिस भाजपा ने कहा था कि 370 हटने के बाद वहां खुशहाली आएगी, दहशतगर्दी खत्म होगी, अमन होगा, सब कुछ होगा, आज वो भाजपा कह रहा है कि हम 2 वर्षों में कुछ कर नहीं पाए। भाजपा ने तब भी जब डिमोनेटाइजेशन की थी तो कहा था सबसे पहले आतंक जो है वो डिमोनेटाइजेशन मेरी बात को गलत ना ठहराया जाए प्रतीक जी, ये गलत है, ये गलत है। देखिए ये वर्ड नहीं मुझे भी बात करने का मौका दीजिए। मैं ये वर्ड नहीं बोला हूं माजी साहब, मैंने आपको आंकड़े गिनाए, मैंने ये कहा कि जितना हाई हमने उसमें लिया था, मैं मानता हूं कि उसमें कोरोना के कारण से कुछ बाधा आई है, लेकिन अभी भी यदि आप कहें तो मैं गिना सकता हूं कि 1632 किलोमीटर सड़क हमने वहां पर आज की डेट पर बना चुके हैं हम, और इसके बावजूद आपको ऐसे कहेंगे तो मैं पूरे अपने आपको 81 योजना जो वहां कंप्लीट है, मैं आप उसका एक एक का डिटेल आपको दे सकता हूं। देखिए शर्मा साहब, आपके पास हमने वहां किया है। देखिए शर्मा साहब, आपके पास बहुत से आंकड़े हैं, लेकिन उन तमाम आंकड़ों को अगर हम देखें कि यहाँ अभी भी दहशतगर्दी है, खुशहाली नहीं है और लोकतंत्र अभी नहीं आया है वापस, तो मैं उन सब आंकड़ों को मल्टीप्लाई बाय 0 कर दूंगा, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतांत्रिक विषय पर ही सबसे पहले बात होनी चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती आज कश्मीर के अवाम की, कश्मीर की जनता की ये है कि आज भाजपा उन्हीं लीडरों को वापस बुला रही है दिल्ली में बातचीत के लिए, जिन लीडरों को इसी भाजपा ने जेल में बंद किया था, कहा था ये देशद्रोही हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने 70 वर्षों से कश्मीर का सर्वनाश किया। आज उन्हीं सर्वनाशियों से वही भाजपा बात करने जा रही है। तो आम कश्मीरी की बात तो उस मंच पे होगी नहीं, क्योंकि ये वही नेता हैं जिन्होंने सही में कश्मीर को 70 वर्षों से बर्बाद किया, और ये वहां क्या कहेंगे, माई बाप हमें मुख्यमंत्री बना दो, माई बाप मुझे बना दो, उसे छोड़ो मुझे बनाओ। आम जनता के साथ जो नाइंसाफी हुई है और जो पिछले 2 वर्षों से हुई, उसकी तो बात नहीं होगी। हमारी डोमिसाइल राइट कहां गई? आज लद्दाखी भाइयों के पास डोमिसाइल राइट है कि वहां पे सरकारी नौकरी केवल लद्दाखी को मिलेगी, वहां पे मकान केवल लद्दाखी बनाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का हमारा एक आम नागरिक का वो डोमिसाइल राइट चला गया। क्या इन नेताओं में से कोई वहां डोमिसाइल राइट की बात करेगा? नहीं करेगा। क्या जो 2 सालों से कोई नौकरी नहीं लग सका युवा जो ओवर एज हो गया, क्या उसकी ओवर एज की बात करेगा कोई नेता? नहीं करेगा। सब अपनी कुर्सी की बात करेंगे। आम कश्मीरी की, आम डोगरा भाई की बात कौन करेगा? ये तो भाजपा सोच नहीं रही। भाजपा क्या कर रही है इस वक्त, क्योंकि कश्मीर हाथ से निकल गया, ना भला हुआ ना बुरा हुआ, अब चलो जी इनके हाथ में वापस दे दो। अरे भाई ये कौन सी राजनीति हुई? अगर आप बंगाल हार गए, आपके होश ठिकाने आए बंगाल से, तो माजिद हैदरी, आज मुझे आज आपकी बात कुछ, मैं आ रहा हूं, क्या शर्मा आ रहा हूं, आज आपकी बात में एक चीज तो मुझे कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी तो नजर आती है। माजिद हैदरी साहब, मैंने आपसे कई बार बातचीत की, मैं एक बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, सुशील पंडित जी मुझे दुरुस्त कर देंगे अगर मेरी बात में कहीं भी कोई गड़बड़ हो, कि आज आपने एक बात जरूर कही और वो मुझे देख के भी ठीक लगी कि भाई मेरी बात कौन कहेगा, मेरी हक, कम से कम बात कहने का तो जज्बा पैदा किया आपने, ताकि हम बात अपनी कहना चाहते हैं। जो बात ही नहीं कहना चाहते थे वो कम से कम आज ये बात तो कह रहे हैं कि मैं बात अपनी कहना चाहता हूं, मेरी बात सुना जाए। अब रहे डोमिसाइल वाली बातें, अब आपने कहा कि मेरी जो वो नेता वहां फिर पहुंच जाएंगे जो बिरयानी खाते रहे हैं। आपके, अगर मैं पुरानी बात कर लूं तो आप तो कहेंगे वही लोग जो बिरयानी खाते रहे वो फिर वहां पहुंच जाएंगे। आपने कहा कि हमारे आम हुकूक की बात जो है, आम नागरिक जो है उनके हुकूक की बात कौन करेगा? डोमिसाइल से लेके आम जो नागरिक है उसके हुकूक की बात करने वाले सुशील पंडित जी। हालांकि दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हल क्या है और क्या एनवायरनमेंट अब वाजिब है? सुशील पंडित जी। देश की सरकार के लिए हमारे नेतृत्व और वह अवसर ये है कि हम आगे बढ़ें, कदम पीछे न घसीटें। आगे बढ़ने का मतलब है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें से जम्मू का हिस्सा एक राज्य के रूप में अलग निकाला जाए। कश्मीर घाटी जो है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाए। एक में वो हिस्सा जो कि कश्मीर से
निष्कासित और हिंदू हनन के पीड़ित जो हिंदू समुदाय है, कश्मीरी पंडित समुदाय है, वो वहां बसे, वो अपने राइट्स के साथ, अपनी भूमि के साथ वहां पुनः अपने समुदाय का निर्माण करे, और बाकी का हिस्सा वहां पर कश्मीर का जो एग्जिस्टिंग समुदाय है वो रहे। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश रहे। कश्मीर की जनसंख्या मैं बताऊं प्रतीक जी आपको मालूम होगा कि दिल्ली की जनसंख्या का 1/3 है। ऐसी जनसंख्या को 370 के तहत आपने प्रधानमंत्री दिया था। ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। यहां पर 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होनी चाहिए, 2 मेयर होने चाहिए, एक पनून कश्मीर का और एक बाकी के कश्मीर का। लॉर्ड कर्जन बन गए आज आप। नहीं माजिद हैदरी आप रिस्पॉन्ड करिए, मैं सुनना चाहता हूं। माजिद हैदरी आप रिस्पॉन्ड करिए, आप रिस्पॉन्ड करिए भाई। जहां पे देश में एकता की बात होती है, ये आज यहाँ बंटवारे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में की थी और बंगाल का बंटवारा किया था। ये क्या बंटवारे की बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े करो? अरे सुशील जी, थोड़ा शर्म कीजिए, आपने आज फिरंगी भी बुला दिए। लॉर्ड कर्जन मशहूर साहब देश का बंटवारा करने के लिए, आज आप देश का नया बंटवारा कर रहे हैं कि जम्मू को अलग करो। लॉर्ड कर्जन की कहां से बात है? क्या कर रहे हैं आप आज? ये माजिद हैदरी, इनको शर्म नहीं आई? 31 साल पहले इन्होंने लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया, वो तब शर्म नहीं आई आपको? अच्छा माजिद हैदरी साहब, मुझे तो बोलने का उतना मुझे तो बोलने का उतना हक नहीं है कश्मीर के, मुझे तो बोलने का उतना हक नहीं है। सुशील पंडित जी, मुझे तो कश्मीर पे अपनी राय देने का, ठीक है, हम भी इस देश के वासी हैं, हम भी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आपकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है माजिद हैदरी, आपकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुशील पंडित की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ऑफकोर्स, मैं माजिद हैदरी मैं आपकी बात को माजिद हैदरी मैं आपकी बात को सुनने को तैयार हूं। सुशील पंडित जी की तो बात का हक है, माजिद हैदरी का हक है, सलमान निजामी का हक है, के शर्मा को तो मैं रोक देता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं माजिद हैदरी, चलिए जब आप एनवायरमेंट बने तब बात कर लीजिएगा, लेकिन ये बताइए कि कश्मीरी पंडितों को आप रिहाइश के लिए कोई रोड मैप बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये सवाल है मेरा। मैं एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं माजिद हैदरी, मैं आप ही के पास आता हूं। अब ये समय आ गया कि नहीं आ गया कि कश्मीरी पंडितों को वहां पे रोड मैप होना चाहिए उनके लिए वापसी का? एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर आ जाओ, यही सवाल है। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 370 हटने के बाद पहली बार पॉलिटिकल हलचल दिखाई पड़ रही है जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं उनको बातचीत के लिए बुलाया है। बातचीत का क्या मजमून होगा, क्या कंटेंट होगा, यह भी तय नहीं है। इस पर बातचीत, इस पर कयास पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी है और तमाम तरह से इस पर बात की जा रही है कि क्या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर कोई रोड मैप तैयार हो सकता है? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से कुछ सुगबुगाहट है? क्या तमाम सारी चीजें जो खास तौर से जम्मू कश्मीर को बिल्कुल जिससे कहते हैं कि मुख्य धारा में शामिल होने और शरीक होने के बाद हो जाएगी, 370 हटने के बाद वो स्थितियां माकूल हो गई हैं और अब हम वहां पे काम कर सकते हैं? वो तमाम सारे सवाल हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। माजिद हैदरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। माजिद हैदरी साहब, मैं वही जो सवाल रखा था और उसी सवाल को लेकर आए, क्योंकि जब हम डेमोक्रेटिक राइट्स की बात, वैल्यूज की बात करते हैं तो हमको ये बात जरूर दिमाग में आती है जम्मू कश्मीर में कि क्या वो रोड मैप तैयार हो चुका है? जब कश्मीर पंडितों के हक और हुकूक के लिए जो बात होती रही है, उनकी वापसी के लिए रास्ता माकूल है, हो सकती है, उस पर बात की जानी चाहिए, उठाना चाहिए। बिल्कुल के शर्मा, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। फर्स्ट माजिद हैदरी साहब। देखें प्रतीक भाई, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे पंडित भाइयों ने 30 वर्षों से पीड़ा देखी है, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारे पंडित भाई कश्मीरियों के दिल में रहते हैं। आज भी हर कश्मीरी के दिल में पंडित भाई रहता है। और आप कहते हैं आप ये इनके घर आने की जगह हम कहते हैं हम पलके बिछाए तैयार हैं, आए, अभी सुशील भाई भी आए और वापस रहे कश्मीर। लेकिन जो आज सुशील पंडित जी ने जो आज बात की है, यही बात 1980 में जरनैल सिंह भिंद्रावाले ने कही थी, यही बात 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। सुशील पंडित जी आज एक देश का नया बंटवारा चाह रहे हैं धर्म के नाम पे कि कश्मीरी पंडितों को एक अलग जगह दी जाए। वो चीज देश को स्वीकार नहीं होगी, संविधान को स्वीकार नहीं होगी और ऐसी बात किसी भी मंच पे करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर हमारे कश्मीर में प्रति वर्ष
5 लाख लोग यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से काम करने आते हैं, मेहनत मजदूरी करने आते हैं, अपने घर पैसा कमा के ले जाते हैं। तो मेरे पंडित भाइयों को कौन रोक रहा है आने से? घर आए वापस, इनका घर है, कौन इनको रोक रहा है? सुबह आके रहे वापस। अगर प्रॉब्लम कोई इनके साथ की है तो सबसे ज्यादा भाजपा ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई ऐसे इंक्वायरी नहीं कराई कि मेरे पंडित भाई 219 जो राइट, माजिद हैदरी, ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट। के शर्मा आप रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन वेरी क्विकली सुशील पंडित जी जाइए, आपका घर है, कोई रोकता नहीं है, आपका स्वागत है। अरे आपका स्वागत की क्या बात है, आप तो खुद स्वागत करेंगे किसी और का, आपका तो घर है, आप वापसी करिए। ये मीठी मीठी लफ्फाजी सुनते सुनते हमें 30 साल हो गए, और जब जब हमारे समुदाय के कुछ लोग वापस गए तो उन्हें नरसंहार देखना पड़ा। चाहे वो वंदहामा का नरसंहार हो, नदी मार्ग का नरसंहार हो, संग्रामपुरा का नरसंहार हो, यहाँ पर दर्जनों की तादाद में छोटे छोटे दूधमुहे बच्चे तक उन पर कलाशनिकोव की मैगजीन्स खाली कर दी गई। ये मुंह पर चाशनी में लपेटी हुई लफ्फाजी एक तरफ है और जमीनी यथार्थ दूसरी तरफ है। आज भी, अभी महीना भर नहीं हुआ है, पार्षद मारे गए हैं जिनका नाम था राकेश पंडिता। उससे कुछ महीनों पहले अजय भारती पंडिता जो सरपंच थे लुक भवन गांव अनंतनाग जिले के, वो मारे गए। ये लोग तो वहां पर चुनाव लड़कर के खिदमत करने गए थे ना। भाजपा को आज भी अपने 400 से ज्यादा मुसलमान कार्यकर्ताओं को सेफ हाउसेज में रखना पड़ता है। वो अपने घरों में सुरक्षित नहीं सो पाते हैं रात को, और कोई मारा जाता है तो उसको इलाके के कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जगह नहीं मिलती है। ये कहते हैं आइए आइए भेड़ बकरियों की तरह कत्ल होने आइए। किस मुंह से बोलते हैं ये ऐसा? किस तो किस फिर को आप सुरक्षा कैसे देंगे? आएंगे? देश का बंटवारा करके सुरक्षा आएंगे, देंगे? 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाएंगे, क्या करेंगे आप? हाँ, आप तो आज वो हम आज बनाएंगे जो हम बना सकते हैं। आप रहने दीजिए अपनी 1.5 इंच की मस्जिद, जहां बनानी हो बना लीजिएगा। हम अपना पनून कश्मीर बनाएंगे और आपको बना के दिखाएंगे, और आप दरवाजे पे वहां पे जूते चटकाते दिखाई पड़ेंगे कि हमें अंदर आने दीजिए, क्योंकि हमारा पनून कश्मीर आपके पनून कश्मीर से 10 गुना ज्यादा बेहतर होगा। हमारे कश्मीर में आना होगा, मिलजुल के रहना होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, सवाल ये है, सवाल ये नहीं है, सवाल इससे भी बड़ा है। सवाल ये है कि कहीं शेल्टर, कहीं सेफ हाउसेस, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, कहीं शेल्टर, ऑफ कोर्स सलमान निजामी यू विल गेट चांस, फर्स्ट के शर्मा देन यू सलमान निजामी। कहीं शेल्टर, कहीं सेफ हाउसेस, और कहीं ना कहीं वो चीजें जो शायद आतंकवाद के खिलाफ हो और उसके विरोध में खड़े हो जाएं लोग या दिखाई दे, वो नहीं दिख रही। जब तक वो चीजें नहीं दिखे, वापसी कैसे हो? ये सुशील पंडित जी की बात का पूरा लब्बो-लुआब है, ये पूरा लब्बो-लुआब है। मैं इसी पे माजिद हैदरी जानूंगा कि शर्मा आप पे वो कहते हैं, माजिद हैदरी साहब, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है कश्मीरी पंडितों का तो बीजेपी ने किया है, तो रोड मैप कैसे बन जाएगा? सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा ने किया है। ये बताएं पहले माजिद हैदरी कि जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार वहां किसने किया था? ये करने वाले तो यही थे ना, करने वाले तो यही थे, और इन्होंने ही करके इतनी बड़ी जो है प्रताड़ना दी। तो विषय ये नहीं है, ये तो बात को घुमाने का एक इनका तरीका है। और दूसरी एक बात मैं कह दूं माजिद हैदरी साहब कि आप इतना बड़ा चैलेंज मत बांटिए कि हम यहाँ, यानी आपको आना है तो ऐसे रहना पड़ेगा। आप तय करने वाले वहां नहीं है। थोड़ी अपना जो जबान होती है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखा। आप नहीं तय करने वाले, कश्मीर की जनता। देखें, देश का संविधान मुझे बात करने की इजाजत देता है, आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। इजाजत देता है, धमकी देने की नहीं देता। बस थोड़ा सा अब मैं आगे बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी समझा रहा हूं, देश का बंटवारा नहीं होगा। भैया ऐसी धमकियां हमने आपकी बहुत सुनिए। 2017 में उच्चतम न्यायालय के पास प्रतीक जी आप शांत कराइए। बिल्कुल के शर्मा 1 by 1 बोल लेंगे। क्या किया आपने? पंडितों को एक्सप्लॉइट किया। तो मुझे बोलने दीजिए ना प्रतीक जी। रखे हैं जो हिंदू मुस्लिम। प्रतीक जी मुझे बोलने दीजिए, मैं तू में करने नहीं आया, मैं गंभीर चर्चा कर रहा हूं। रिस्पॉन्ड के शर्मा आप रिस्पॉन्ड करिए, रिस्पॉन्ड करिए, रिस्पॉन्ड। मैं बोल रहा हूं, मैं इतने
देखिए मैं नहीं, केवल आपको बता दूं, 2017 में देखिए उच्चतम माजिद न्यायालय ने जो कहा कि धमकी पंडितों चमकी की की बात किलिंग की करते इंक्वायरी नहीं हो सकती हैं, है। ये जो भाजपा धमकी ने क्या चमकी किया एक तब से देते 4 हैं, वर्षों उस में? धमकी चमकी का मैं आपको उदाहरण नहीं, बताता धमकी हूँ, आप और छोड़िए, वो मैं आपके आपको मूल कानून आज बोल रहा विषय हूं। से भी जुड़ सुप्रीम जाएगा कोर्ट ने कि एक बार 2017 में कहा भैया छोड़ इंक्वायरी नहीं दो, हो आप सकती। आप 4 चलो वर्षों थोड़ा में सा भाजपा ने क्या किया? सुन लीजिए देखिए, माजिद हैदरी साहब, वापसी के लिए 12 वर्षों देखिए, से माजिद हैदरी सुन ये लेंगे, डिबेट को माजिद हैदरी सुन लेंगे। सलमान निजामी आ रहा हूं, मैं उसमें नहीं सलमान जाऊंगा। भाई आ रहा हूं, मैं सलमान भाई आ रहा मैं हूं। उस मामले पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं केवल इनकी धमकियों पे बताता हूं। आपको प्रतीक भाई याद होगा, ये माजिद हैदरी जी हों, चाहे ये अपने सलमान निजामी जी हों, जब धारा 370 हट रही थी और हटाने की बात चली, उसके बाद ये लोग टीवी में बहुत आते थे और बहुत उछल उछल के चिल्लाते थे, बस ये कर हटने दीजिए, फिर देखिए कैसे खून खराबा होता है, नदियां बह जाएंगी वहां पर खून की, और ये धमकी पूरे देश को देते थे लोग बैठ के वहां से बोला। और इसके पहले यही नेता आज मुझे जो उल्टा उल्टा जो नजर आया वो मैं आपको बताता हूं। उल्टा नजर ये भी आया कि यही जो जिनकी बात ये आज कर रहे हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं बात का, जिन नेताओं का, वही नेता वहां पर कहते थे कि यदि आपने धारा 370 हटाया तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और ऐसी धमकियां वो लोग भी देते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इनको जवाब दिया वो कश्मीर की जनता ने। कश्मीर की जनता ने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है और इनको समझा दिया है कि ये धमकी देना बंद कीजिए। और मैं आपको आज पुनः विश्वास से प्रतीक जी कहता हूं, वही कश्मीर की जनता है जो लोकतांत्रिक रूप से भी इनको जो है पूरा सबक सिखाएगी और इन्हें बताएगी कि इन्हीं लोगों को बताएगी कि ये धमकी चमकी खत्म कीजिए, और ये जो आप यहां जो वंशवादी जो लूट में है, इनको भी वो इनसे अलग करेगी, और ये सारा काम कश्मीर के लोग करेंगे, सलमान और निजामी, वही लोकतांत्रिक दृष्टि से भी करेंगे। सलमान निजामी, फिलहाल तो और देखिए, बाकी इनके लिए कुछ नहीं हुआ, ये तो केवल सलमान निजामी, सलमान निजामी एक बात तो लोग। मानिएगा, सलमान निजामी एक बात तो बहुत वाजिब है और वाजे करनी चाहिए उसको कि वो ये कहते हैं कि जब आप पंचायत लेवल का चुनाव करा लेते हैं और पंचायत लेवल का चुनाव जब हो सकते हैं, तो ये मानना चाहिए कि जिस बात के लिए आप बार बार कहते थे 370 के हटने के बाद जो आशंकाएं दिखाते थे वो तो नजर नहीं आई, और एक नॉर्मलसी की तरफ हम जाते हुए दिखाई दिए, और ये नॉर्मलसी की तरफ खड़े हैं। आज हम यहां पे बात कर रहे हैं वो लोग जो नहीं आना चाहते थे, आज बातचीत की टेबल पे तो कम से कम न्योता लेके सामने 24 तारीख का बैठे हैं लोग कि आइए आप बात करिए आके। सलमान निजामी, प्रतीक जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत बैलेंस जर्नलिस्ट है, एक साइड पे नहीं कभी जाते। आप मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, जो परसों मिलिटेंट अटैक हुआ उसमें क्या 3 सिविलियन मारे नहीं गए? उसमें 2 जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान, क्या वो खून खराबा नहीं दिख रहा है इनको? क्या वो खून मारे खराबा गए? नहीं है? ऑफकोर्स सलमान निजामी मारे गए, और इसके लिए सलमान निजामी मारे गए, और उसमें सिविलियन मारे गए, सिविलियन भी मारे गए, और पुलिस वाला अगर जब मैं कहता हूं तो वो अपना ही खून है, वो सिविलियन भी कश्मीरी है जम्मू, बिल्कुल, और वो पुलिस वाला भी सलमान निजामी अगर पुलिस वाला भी मारा जाता है वो अपना ही खून है, वो अपना ही खून है सलमान निजामी। मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, वो क्या हुआ उसका? रोजगार हमारा खत्म है, मैं जवाब देना चाहता कहीं हूं। नहीं है, कुछ मैं भी नहीं जवाब देना किया चाहता हूं। और एक बात जो सुशील पंडित बोलना यहाँ बार बार बोल रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं सुशील पंडित को, आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में इलेक्शन करवाइए, अगर 5 से ज्यादा वोट सुशील पंडित को मिला, मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप बोलेंगे। मैं चैलेंज करता हूं। सलमान निजामी नहीं, सलमान निजामी ये नहीं, सलमान निजामी ऐसे बहुत नहीं, सलमान निजामी कश्मीरी पंडित ने किया है, नहीं, सलमान निजामी साहब, उतना सिख ने भी किया है, नहीं, सलमान निजामी, मैं इस बात की आपकी बात है, मैं आपकी बात सुन ली, चाहे डोगरा हो, नहीं सलमान निजामी, मैं आपकी बात सुन ली, लेकिन सुशील पंडित सब भाजपा की नीति से परेशान है। अगर सुशील पंडित अगर अपर हाउस में दिखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेंगे मुझे। सुशील पंडित अगर अपर हाउस में दिखेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छे दिखेंगे और अच्छे नजर आएंगे वहां पे। ऑफकोर्स चुनाव की बात नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं है। के शर्मा रिस्पॉन्ड प्लीज, सलमान निजामी की बात का रिस्पॉन्ड करिए। माजिद भाई मैं आ रहा हूँ, के शर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। सलमान निजामी ने कुछ बात सवाल पूछे, मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल। मैं देखिए नॉर्मल सिंह वहां पर इन्होंने आतंकी घटना की बात की है,
अब इनको बोलिए थोड़ा रोक कितनी दीजिए। नौकरियां कश्मीर में के शर्मा ये- के शर्मा सर के शर्मा हाँ। सलमान कुछ कह रहे हैं। एक मिनट के शर्मा, एक मिनट। इन्होंने एक मिनट, कश्मीरी पंडितों को कितनी नौकरियां मिली? के शर्मा जी, के शर्मा जी, पंडितों को के शर्मा जी, के शर्मा जी, प्लीज कश्मीरी प्लीज। पंडित कितना वापस गए? कितने कश्मीरी पंडित वापस गए कश्मीर में? कितनी नौकरियां मिली उनको? मैं जवाब देना चाह रहा हूँ सर। सुशील पंडित, मैं जवाब देना चाह मैं रहा हूँ। आपसे सवाल करता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कश्मीरी पंडितों के लीडर बने हो ना? अरे कितनी ये नौकरियां छोड़ो मिली ना कश्मीरी भाई, पंडितों को भाजपा की तरफ से? हाँ, अरे इनको थोड़ा बंद कराइए, इनको थोड़ा बंद कराइए। सुशील पंडित विल रिस्पॉन्ड लेटर। पहले देखिए के शर्मा, भाई, अभी पहले के शर्मा दीदी, फिर सुशील हाँ, पंडित विल रिस्पॉन्ड लेटर। मैं आपको जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि वहां पर आतंकी घटनाएं नहीं रुकी। मैं आपको आंकड़ों के साथ जवाब दे देता हूं। 2018 में 614 आपने आतंकी बोला घटनाएं खत्म हो जाएगा, लेकिन 2019 में 594। एक मिनट सुनो भैया, एक मिनट बात सुनो, फिर इसके बाद बोला। मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको पूरा बोलूंगा भाई। प्रतीक जी ये तो रोकिए, ये तो ठीक नहीं। प्रतीक जी ये मत रोकिए, सलमान निजामी भाई, सलमान साहब, हाँ मैं सलमान साहब सुन लीजिए। ये जो आप वेरी क्विक, ये धारा 370 के पहले एटम बम आप फेंक दीजिए और प्रतीक मार जी दीजिए सबको। ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि इनको जवाब मिल गया। सलमान साहब, आपको करना पड़ेगा। सलमान साहब प्लीज, नहीं, सलमान साहब ना, प्लीज के शर्मा, वेरी क्विक। ये आंकड़े थे 370 के पहले के। वो 614 से घट के आज की डेट पर 221 घटनाएं वहां पर हुई हैं। आज यदि आप देखें जनवरी का लेटेस्ट डाटा, लेकिन इसको बंद कराना यार। इसको प्रतीक जी ऐसा क्या डिबेट होता है? आप ऐसे ऐसे आदमी को कैसे बुलाते हैं जो सलमान निजामी चाइना का नाम लेने से डरते हैं ये लोग जी। आंकड़े बोलिए दिखा रहे के हैं शर्मा। ये कहां से थर्ड ग्रेड की बातें करने सलमान के लिए आते निजामी। हैं? चलिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं। नहीं, के शर्मा, धीरे धीरे वहां आतंकी घटना कम हुई हैं। लेकिन मैं प्रतीक जी आज आपके चैनल में बहुत बड़ा जो विमर्श रखना चाहता हूं और इसी विषय पर रखना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं धारा 370 के हटाने का क्या विमर्श यही है कि वहां आतंकी घटनाएं कम हो जाए, वहां खुशहाली उसकी नौकरी की और लोग मिले? केवल यही विमर्श था क्या धारा 370 को हटाने का? यदि मैं गलत होऊंगा तो गलत हूं तो सुशील पंडित जी मेरी बात को थोड़ा सा सही कर देंगे यदि मैं गलत हूं। धारा 300 कश्मीर में आतंकवाद 70 और 80 के दशक में प्रारंभ हुआ। प्रतीक जी मैं गलत हूं तो पंडित जी तुम मुझे थोड़ा सही कर देंगे। 70 और 80 के दशक में आतंकी घटनाओं का प्रारंभ हुआ। और ये हमारी मांग कब की है? ये हमारे 50वें दशक की मांग है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, उनका बलिदान इस कारण से हुआ, इसी धारा 370 को हटाने पर। 370 आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है। आपने क्यों ये दावा किया? क्यों बयान दिया? ये हमने वहां पर धारा 370 का बांध हमारा उस समय का है। मैं आता हूं के शर्मा आता हूं। माजिद भाई you have to wait now. माजिद भाई you have to wait now. We'll take a small break. माजिद भाई I will open from you. एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हमारे साथ कुछ मेहमान और जोड़ेंगे, इसे बहस को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। 24 जून को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बातचीत के लिए बुलाया है। 370 के हटने के बाद पहली बार राजनीतिक हलचल है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम अब माकूल है, और वो तमाम सारी चीजें जिसमें चुनाव भी शरीक है, क्या अब उसका समय आ गया है या वो समय अब नजदीक है, या वो समय एनवायरनमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तमाम अटकलियां हैं, लेकिन अभी भी कोई ये नहीं कह सकते कि कंटेंट मालूम है, या जिस पर तमाम सारी आशंकाएं हैं, और आशंकाओं से ज्यादा बेहतर वर्ड है कि जिस पर ये कहा जा रहा है कि ये बातचीत कहाँ होगी, इसको लेकर बहुत सारे तरह से बात कही जा रही है। हमारे साथ रऊफ भट्ट साहब पीडीपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। रऊफ साहब, आपको क्या तवक्को है, आपको क्या उम्मीद है इन बातचीत से, और आप ज्यादा बड़ी बात यह कि आप क्या कहना वाले हैं इस बातचीत के सिलसिले में? रऊफ भट्ट साहब। देखिए, जहां तक एकता की बात है, देश की एकता की बात है, उसमें हम वेलकम करते हैं, उसमें हम आगे हैं। हमारा पहले से ही इसी चीज पे फोकस था कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के जरिए ही सारे मसले हल होते हैं।
जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे कोई मसला हल नहीं होता है। आपने देखा इनके बड़े बड़े दावे थे, यहाँ वो होगा, यहाँ हालात ठीक हो गए, हालात वैसे जूं के तू है। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी ये होगा ये देश के हित में है। हम पहले से ही ये कहते हैं कि देश को हमें जोड़ना है, देश को हमें मजहब के नाम पे तोड़ना नहीं है, जात पात के नाम पे तोड़ना नहीं है। जब हम सब लोग यूनाइट होंगे तो देश आगे जाएगा, देश तरक्की करेगा। देखिए यहाँ हाल ही में बात हो रही थी, अभी जो बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, ये केस है 370 का 35A का। हम यही कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट है, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे है, हमें आदर करना चाहिए। हमें उस चीज को जो है, हमें अपनी इस देश को जो है बनाना रिपब्लिकन नहीं बनाना है, हमें जो है सम्मान करना है सुप्रीम कोर्ट का। राउत साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि 370 हटने के बाद अब कोई बात आगे अभी उसी पे रुकी है या उसके आगे बात आप बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? ठीक है, जब आप कह रहे हैं देश को जोड़ना चाहते हैं तो इस देश में तो एक ही झंडा रहेगा ना, एक ही विधान रहेगा, एक ही संविधान रहेगा। तो आप कैसे देश जोड़ने की बात करते हैं? किस हिसाब से, किस बिना पे जोड़ने की बात करते हैं, ये जानना चाहते हैं हम। हमारा ये मानना है कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है वो इस देश के संविधान ने हमें दिया था। यहाँ के जो फोर फादर्स है हमारे देश के, उन्होंने वो दिया था, वो थोड़ी किसी और ने दिया था, वो थोड़ी इलीगल था, वो तो लीगली था। 70 साल से अगर इस देश के हमें वो दिया था तो वो कौन सी इलीगल चीज थी? वो अगर वो ब्रिज था जम्मू कश्मीर के लोगों को और होल इंडिया के दरमियान, तो वो कौन सी गलत बात थी? अगर आप वही चीज यहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से पूछ कर करते, अगर यहाँ के जो लोग हैं उनको आप जो है ऑन बोर्ड लेते, फिर ये फैसला होता, फिर ये सही बात थी। मगर ये तो इलीगली हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुआ। देखिए देश जो है लोगों से होता है, क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं? सुशील जी आ रहे हैं, राउत जी को बोलने दीजिए। हक नहीं है कि हमसे पूछा जाए? क्या हमारे ये हक नहीं है कि हमें ऑन बोर्ड लिया जाए? अगर पूरे देश में ये डिलिमिटेशन 2026 में हो रही है, यहाँ कौन सी आफत आई है? यहाँ कौन सी जल्दी है इनको कि नहीं जी ये अभी करना है? अगर ये चीजें अभी हमारे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। रऊफ भाई, मैं कश्मीर के मुद्दे का, रऊफ भाई आपकी बातें मैंने सुनी, बहुत बातें सुनी। मैं कश्मीर के मुद्दे का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और ना ही मैं मानता हूं कि मैं कोई एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि अगर कहीं नाइंसाफी हो रही हो, और चाहे कहीं मुल्क के किसी कोने पे हो रही हो नाइंसाफी, तो उसके लिए ये कहना कि कौन सी जल्दी आई जा रही थी, कौन सा आसमान टूट रहा था, ये गलत है। जब हम पूरी डिबेट और देश के तमाम टेलीविजन वाले किसी एक शख्स के, और वो भी हमारे जो समाज के हाशिए पे रहे लोग हैं, उनके साथ जब नाइंसाफी होती है तो हफ्तों नहीं महीनों तक डिबेट चलाते हैं। क्या ये हमारा हक नहीं था? 1947 से लगातार हो रहा था। 35A में रऊफ भाई, यू कैनॉट डिनाई इट, यू कैनॉट डिनाई रऊफ भाई, यू कैनॉट डिनाई दिस फैक्ट कि 35A में क्या था। आप किसी के राइट्स को आप नहीं, तो फिर तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है, फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। आप ये कह रहे हैं कि कहां आसमान टूट रहा था? ठीक है, आपको पूरा हक है कहने का, मैं बात सुनने के लिए तैयार है, और ये बात का जब सिलसिला जुड़ेगा तो आपको पूरा हक है। सुशील भट्ट, आपको राउत साहब मैं आ रहा हूं, सुशील पंडित मैं आपको फिर दे दूंगा चांस जी। राउत साहब ने अभी कहा कि ये हक उन्हें हमारे संविधान से मिला था, ये कुछ इलीगल नहीं था। उसी संविधान में ये लिखा था कि ये टेम्पररी और ट्रांजिएंट है, ये अस्थाई है, राइट, और इसे चले जाना है। 70 साल से ये अस्थाई लटकी रही, तब वो संविधान इन्होंने पढ़ा नहीं। दूसरी बात इन्होंने कही कि इन्होंने पूछा नहीं, किससे पूछ के इन्होंने हटाया। तो भाई जब लगाया था तब किससे पूछ के लगाया था? तब कश्मीर में कौन सी असेंबली थी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे लगाया था। कश्मीर की किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वहां पे इंतखाबात होकर के, कोई रायशुमारी होकर के 370 नहीं लगा था। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत की इसे लगाया, उसकी सक्सेसर बॉडी है भारत की पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में बहस होकर के भारत के संविधान के एक प्रावधान को निरस्त किया गया है, पूरी संवैधानिक प्रक्रिया से हुआ है।
तो इनके दोनों सवाल यहां सिरे से खारिज होते हैं। एक कि ये टेम्पररी था, अस्थाई था, ये निकल जाना था, ये ट्रांजिएंट था। और दूसरी बात, ना कश्मीर में तब पूछा गया था, ना अब पूछने की जरूरत है। भारत के आईन का पूरा अधिकार भारत की संसद को है। ये भारत के संसद की जुरिस्डिक्शन है और किसी पंचायत, किसी नगर पालिका, किसी नगर निगम, किसी विधानसभा की जुरिस्डिक्शन नहीं है भारत के संविधान में क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ लीजिए इसको ठीक से। जी रऊफ भाई उसमें तीनों शब्द हैं, टेम्परेरी प्रोविजन, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। ये तीन शब्द इस्तेमाल होते हैं, वो तीनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। अब रऊफ भाई देखिए, रऊफ भाई सवाल ये है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात होती रही। रऊफ भाई सुनिए, रऊफ भाई अगर हम उसी चीज पे रुके हैं तब तो ठीक है बात, लेकिन अगर हम चाहते हैं, जिस बात के लिए सलमान निजामी कह रहे थे कि नहीं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाया जाना चाहिए, सलमान निजामी आई एम कमिंग, सलमान निजामी मैं आ रहा हूं। आपकी तो बात यही थी ना कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनना चाहिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनना चाहिए। तो रज भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात है तब तो ठीक है। पंडित जैसे कहते वो बाहर कर सकते हैं, जब तक आप इनके मुंह आप ऐसे लोगों पे लगाम नहीं कर सके तब तक। 1 by 1 सलमान 1 by 1 सलमान ऑडियो डाउन, सलमान आ रहा हूं मैं, सलमान आ रहा हूं, ऑडियो डाउन। रऊफ प्लीज, रऊफ देन सलमान। हिंदू कंडीशनल था, रऊफ भट्ट 370-35A ये कंडीशन थी। और उसके बाद अगर ये आज हमारा संविधान कहता है कि अगर इसको जाना भी चाहिए था, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करती, ये यहाँ के संविधान में जो हमारा ये जो असेंबली है ये उसका हक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इसमें स्पेशल स्टेटस था। रऊफ भट्ट आप ही की असेंबली ने राज्यपाल में वो ताकतें संहित करी। देखो ये इनकी बेवकूफी की वजह से गलवान में चाइना आया, लद्दाख में चाइना आया। ये एक पॉलिटिकल मसला अगर बायलैटरल कहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये एक बायलैटरल मसला है। आज तो 3 बार 4 बार इसको यूएन में उठाया गया, यूरोपियन यूनियन में इस पे बात हो रही है। आज तो यूएस ने स्टेटमेंट दिया है कि जो है स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर करो। रऊफ भट्ट साहब जब तक आप हमारे आईन और जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में बात करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यूनाइटेड नेशंस की बात करने लगते हैं, पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, तब लोगों को लगता है कि रऊफ भट्ट साहब किस मुल्क में रह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं रऊफ भट्ट साहब। फिर ये सवाल होता है। देखिए जब तक आप मेरे फ्रेमवर्क में हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब फ्रेमवर्क से बाहर निकलते तब गड़बड़ होता है। ये वही देश है। मैं आ रहा हूं, सलमान निजामी आज तो माइनस में इकोनॉमी जा रही है। राइट, आप पूछिए इकोनॉमी पे सवाल पूछिए, बेरोजगारी पे सवाल पूछिए, और ये कहिए कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं आप। ये सवाल पूछने का हक है कि जम्मू कश्मीर के लिए आप क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया गया, ये सवाल पूछने का हक है। लेकिन आप जब बायलैटरल टॉक्स की बात करने लगते हैं तब आप फ्रेमवर्क से बाहर चले जाते हैं। सलमान निजामी अपने दिलों के साथ जोड़ के रखिए, क्योंकि सलमान निजामी प्रतीक जी, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन हो। तो कैसे होगा अमन तो बातचीत से ही होगा ना, होगा तो आपको तो आना पड़ेगा ना बातचीत के लिए। आप बुला रहे हैं। मुसलमान और हिंदू की सियासत खत्म होनी चाहिए, पोलराइजेशन मुल्क में खत्म होनी चाहिए। हर एक सिटीजन का हक है कि उसकी बात को सम्मान किया जाए। रऊफ भट्ट इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा। रऊफ भट्ट इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा कि हिंदू मुस्लिम की बातचीत खत्म होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, पोलराइजेशन पे बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। यहां तक तो सही है, आप मेरे बिल्कुल हिसाब से बात करें। लेकिन जहां आप कहने लगते हैं कि बायलैटरल यूनाइटेड नेशन, तब आप मुल्क के बाहर जाने लगते हैं और ये गड़बड़ बात है। माजिद हैदरी के शर्मा, वेरी क्विक। रऊफ भट्ट प्लीज, रऊफ भट्ट, माजिद हैदरी देन के शर्मा। माजिद हैदरी वेरी क्विक। देखिए प्रतीक भाई, एक बात बड़ी सिंपल है, हम भाजपा से अग्री करें या ना करें, मगर एक बात मैं मानता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस वक्त कश्मीर के विषय पर भी यह साबित करना होगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और वो तर्क शस्त्र से कश्मीर का मसला इस वक्त हल करना होगा। वो शस्त्र से हल नहीं होगा, वो तर्क शस्त्र से होगा, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं तर्क शस्त्र का। तो कश्मीर पे इस वक्त मोदी जी की जो वो छवि है कि मोदी है तो मुमकिन है, वो एक लिटमस टेस्ट होगा कि कश्मीर में अमन आए, शांति आए और कश्मीरी पंडित वापस आए। मोदी है तो मुमकिन है, अब साबित करने का समय आ चुका है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मैं कुछ नहीं कहना। प्रतीक जी, राइट, ठीक माजिद, के शर्मा। प्रतीक जी, मैं रऊफ साहब हूं या सलमान निजामी हो या अन्य हो, मैं एक बात स्पष्ट के बता देना चाहता हूं रऊफ साहब को तो बिल्कुल स्पष्टता के साथ कि देखिए, कानूनी रूप से अब वहां एक राष्ट्र एक संविधान का निर्माण हो चुका है। सभी 890 केंद्रीय कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू हैं। 164 राज्य कानून निरस्त किए गए हैं जो विभेदकारी और न्यायपूर्ण थे। 138 राज्य कानून में संशोधन किया गया है। ये सारी चीजें वहां हो चुकी हैं। रऊफ साहब, आप विचार बदल लें तो बहुत अच्छा है और आप उसको लेकर एक लोकतांत्रिक रूप से वहां पर और शांति और समृद्धि के लिए वहां पर काम करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये तो हमारा दायित्व तो है ही, कश्मीर की जनता के लिए हम शांति समृद्धि के लिए ही इन सारे चीजों में हमने परिवर्तन किया और केंद्रीय कानून के आप वहां पर सारे लागू है। अब वहां कश्मीर की जनता को सारे लाभ मिलेंगे। हम लगातार विकास की योजना बनाकर उनको हम विकास की मुख्य धारा से शर्मा जी, के शर्मा जी, आप ही समझाएंगे। सलमान निजामी को हालांकि पूछना चाहिए था ये सवाल ना, तो आप ही समझाएंगे रऊफ भट्ट साहब को तो ज्यादा बेहतर समझ में आए, क्योंकि आप दोनों ने तो हिसाब किताब एक साथ किया। सलमान निजामी को ये सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन मैं ही पूछ देता हूं। रऊफ भट्ट साहब के साथ तो आपने साझा किया और आपने किया, तो आप ही समझाइए, आप ही बताइए, क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझाएगा? आपसे बेहतर रऊफ भट्ट को कौन समझाएगा? ना, ये समझ रऊफ भट्ट को और कौन बेहतर समझाएगा? ऐसा है, ये तो इनको समझ में आ ही चुका है, ये तो समझ में आ चुका है। मैं आपको बता दूं, ये बोलने को अभी कुछ बोले, लेकिन इनको समझ आ चुका है कि ये सारी चीजें लागू हैं, ये कोई नहीं हटा सकता, ये वहां कानून लागू है। लेकिन माजिद हैदरी की ये बात दुरुस्त है। आप सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करें, इसे बनाना रिपब्लिकन मत बनाए आप। बिल्कुल रऊफ भट्ट हमने बता दिया, आपकी बात दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट से अलग कौन हो सकता है? 35A भी वहां से हटाया जा चुका है। अब उसके आगे कोई विषय नहीं है। नहीं, इसके आगे कोई विषय नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है जिससे सब बंधे हैं, वो आइन है। और माजिद हैदरी की बात बहुत सही है कि कैसे रोड मैप बने आगे भविष्य का विकास पथ का। सुशील पंडित जिस बात का भी इशारा कर रहे थे, तो माजिद हैदरी ने भी वही बात कही, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बातचीत से होगा और वो टेस्ट भी है, निश्चित तौर से वो टेस्ट है और उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे।